हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल सिटीजन नेशन पर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में डिजिटल इकोसिस्टम के जरूरी कंपोनेंट इस वीडियो में बताने की चर्चा की थी। उन्हीं कंपोनेंट के माध्यम से इस वीडियो में डिजिटल इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं हूं MSI कोच राकेश कुमार गौर, जो कि डिजिटल शिक्षा बताता हूं हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम उन सभी कंपोनेंट का कलेक्शन होता है जिनका इस्तेमाल लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जेशन, ब्रांड बिल्डिंग जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। ये सभी कंपोनेंट हर तरह के बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, फ्रेंचाइजी बिजनेस में हैं, या मॉडल ऑपरेटिंग करते हैं, या होलसेलर हैं, या रिटेलर हैं। ये अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको इन कंपोनेंट को ध्यान में रखने और समझने की जरूरत है। पहले कंपोनेंट में हम बात करेंगे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। कंटेंट मैनेजिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर, टूल और सिस्टम्स को कहा जाता है जहां अपने कंटेंट को क्रिएट करने, मैनेज, अपडेट एंड एडिट कर सकते हैं। कंटेंट जो आप टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, इन्फोग्राफिक्स एंड ऑडियो इत्यादि के माध्यम से देते हैं। एक वेबसाइट पर पब्लिश्ड ब्लॉग, यूट्यूब पर प्रोवाइड वीडियो और इंस्टाग्राम पर शेयर पोस्ट या रील, ट्विटर पर किया गया ट्वीट, सब एक कंटेंट का ही पार्ट होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को एक ऐसे स्टोर या प्लेटफॉर्म की तरह देखा जा सकता है जहां आप अपने बिजनेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिटेल, अपनी कंटेंट वगैरह और डिटेल वगैरह आप उसमें दे सकते हैं। CMS के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड एज कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड बैक एंड होता है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन। फ्रंट एंड में बिना कोडिंग की मदद से लगभग सभी कार्य कर सकते हैं, जैसे पेज डिजाइन करना, कंटेंट लिखना, एडिट करना, ब्लॉग को पोस्ट करना एंड पब्लिश करना, डिफरेंट बटन, फॉर्म्स एंड लिंक एम्बेड करना, अन्य सामान्य कार्य उस पर किए जाते हैं। वहीं बैकएंड में कंटेंट एंड एडिट करने के लिए या किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए कोडिंग की जरूरत होती है। कुछ पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उनमें शामिल है wordpress.org, Joomla, Drupal, Magento और अधिक। इन सभी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किया जाता है। wordpress.org मोस्ट प्रेफर्ड एंड पॉपुलर CMS में गिना जाता है, जिस पर लगभग आज 455 मिलियन वेबसाइट होस्टेड है। वेबसाइट आपकी ब्रांड आइडेंटिटी होती है, जिस पर आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सोशल प्रूफ्स, टेस्टिमोनियल, कांटेक्ट डिटेल एंड कॉल टू एक्शन शेयर करते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन आपके विजिटर को आपके और आपके बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही ये आपके ब्रांड बिल्डिंग, इन्फ्लुएंस बिल्डिंग एंड लीड जनरेशन एंड सेल्स कन्वर्जन के लिए भी एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वेबसाइट ही आपके प्रोस्पेक्ट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसलिए इसे ऑप्टिमाइज बनाना जरूरी होता है। सेकंड कंपोनेंट इसमें होता है ट्रैफिक जनरेशन। ट्रैफिक जनरेशन किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जरूरी होता है। कस्टमर्स, रिटारगेटिंग कस्टमर के लिए कस्टमर को कहा जाता है जो एक बार आपके साथ जुड़ जाने पर आपके ही होकर रह जाते हैं। वो केवल आपसे ही प्रोडक्ट खरीदते हैं और आपकी सर्विस बार बार लेते रहते हैं और अपने साथियों को भी अपना नाम रिकमेंड करते हैं। कस्टमर बनाना या रिटारगेटिंग करना या रिटेन कस्टमर बनाना उतना आसान नहीं जितना देखने में लगता है। एक इंटरेस्टेड पर्सन को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक ऑनलाइन बिजनेस में सबसे पहले जरूरत होती है ट्रैफिक जनरेटर, उन लोगों तक पहुंचने की जो आपके बिजनेस से जुड़ी चीजों को ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन्हें आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं। ऑर्गेनिक मेथड ऑफ ट्रैफिक जनरेशन। ऑर्गेनिक का मतलब है फ्री या बिना पैसे खर्च किए ट्रैफिक जनरेट करना। इसके लिए सामान्यतः 3 स्ट्रेटेजीज का यूज किया जाता है, जिनका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इनके माध्यम से एक
ऑर्गेनिक सेल्स क्रिएट की जाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है कि जैसा कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं, एसईओ के अंदर वो सभी स्टेजेस से टैक्टिक्स शामिल होती हैं जो एक वेबसाइट को सर्च इंजन यानी कि गूगल पर रैंक कराने के लिए जरूरी होती है। रैंक करने से मतलब है गूगल ही नहीं है, यूजर्स के लिए भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है और उन्हें एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस देना होता है। सर्च इंजन लाइक गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले गूगल की एल्गोरिदम को समझना बहुत जरूरी होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि गूगल कैसे वर्क करता है, वो करोड़ों वेबसाइट को कैसे एनालाइज करता है और कैसे डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट को ऊपर रैंक किया जाए और किसको नीचे रैंक किया जाए। वही यूजर के लिए ऑप्टिमाइज करना है, वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए वेबसाइट स्ट्रक्चर, नेविगेशन, वेबसाइट लोडिंग स्पीड, ब्रोकन लिंक इत्यादि को एनालाइज करने की जरूरत होती है। एसईओ के बारे में अपने आने वाले चैप्टर में और आने वाले वीडियो में पर डिटेल में चर्चा करूंगा। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज वह है कि ऐसे में वो सभी स्टेप एंड प्रोसेस शामिल होती हैं जिनका इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, क्यूरा को ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है। इन प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल क्रिएशन करने से लेकर कंटेंट क्रिएशन एंड पोस्टिंग शामिल होती है जिसे ऑप्टिमाइज वे में पूरा करना पड़ता है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट इज किंग, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके सही ऑडियंस तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है जितना एक कंटेंट तैयार करना, कंटेंट क्रिएट करना और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना और सही लोगों तक प्रमोट करना ही कंटेंट मार्केटिंग कहलाता है। कंटेंट मार्केटिंग के लिए अक्सर ब्लॉग, यूट्यूब वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, न्यूज़लेटर्स इत्यादि को यूज किया जाता है। ब्लॉग, यूट्यूब वीडियो एंड सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने बिजनेस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना और अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम एंड पेन पॉइंट को टारगेट करते हुए कंटेंट क्रिएट एंड पोस्ट करना सब कुछ एक सक्सेसफुल कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। इनऑर्गेनिक मेथड ऑफ ट्रैफिक जनरेशन, पैसा खर्च करके ट्रैफिक जनरेट करना, लीड जनरेट करना और अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना इनऑर्गेनिक या पेड मार्केटिंग मेथड के अंतर्गत आता है। इस मेथड में दो तरह की स्ट्रेटेजीज को यूज किया जाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग SEM एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM। सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करें तो सर्च इंजन की श्रेणी में अक्सर गूगल का नाम सबसे पहले होता है। हालांकि गूगल के अलावा भी और कई सर्च इंजन हैं जैसे बिंग, याहू, बिंदु, यांडेक्स, जिनका अलग अलग कंट्रीज में यूज किया जाता है। लेकिन गूगल की पॉपुलैरिटी की वजह से अधिकतर मार्केटर गूगल पर ही एड्स रन करना सही समझते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर्च इंजन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। हालांकि इसके पास अभी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का ही दर्जा है, लेकिन धीरे धीरे लोग इस पर भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए। लोग आज यूट्यूब पर हाउ टू क्यूरी, व्हेन टू क्यूरी, व्हाट टू क्यूरी सर्च कर रहे हैं और फ्री में राइट एजुकेशन ले रहे हैं। इस वजह से यूट्यूब यूजर्स की संख्या काफी बढ़ गई है और मार्केटर्स ने यूट्यूब पर भी एड रन करना शुरू कर दिए हैं। गूगल एंड यूट्यूब पर एड्स कैंपेन चलाकर सही लोगों तक पहुंचना ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग कहलाता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, आज भारत में 75 करोड़ से भी ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स। 5 साल पहले की बात अगर करें तो आंकड़ा ये 19 करोड़ के आसपास था। इतने कम समय में इतनी बढ़ोतरी केवल इंटरनेट एंड स्मार्टफोन की वजह से हुई है। इतने ज्यादा लोग इन प्लेटफॉर्म को यूज करना एक बिजनेसमैन के लिए, एक अफसर के लिए आता है। इन ऑडियंस में मोस्टली 18 से 50 साल के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में एक बिजनेसमैन जो केवल एज ब्रैकेट के ऑडियंस को टारगेट करता है, अपना क्विक एंड फास्ट प्रमोशन करने के लिए पेड एड्स का इस्तेमाल करता है। आमतौर पर पेड सोशल मीडिया एड्स में केवल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ही प्रेफर किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इनके यूजर्स बहुत ज्यादा है। ऐसे में इन दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की संभावना अधिक होती है। एड सेटअप करते वक्त आपको बहुत से फिल्टर यूज करने होते हैं और अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी होती है। इसके बाद आप प्रत्येक दिन के हिसाब से एक अपने बजट डिसाइड करते हैं जिसमें पर क्लिक के अनुसार आप एक कॉस्ट तय करते हैं। जब भी कोई इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट आपके एड पर क्लिक करता है तो आपके बजट से वो कॉस्ट काट ली जाती है। जब किसी यूजर को आपके कोई एड दिखाता है तो वह आपके कॉल टू एक्शन पर क्लिक करके एक नए पेज पर चला जाता है और अधिकतर केसेस में लोग वेबसाइट पर भेजना ज्यादा पसंद करते हैं। जो भी लोग अपने ऐड के जरिए आपकी वेबसाइट पर आते हैं उन्हें पेड ट्रैफिक कहा जाता है। इस ट्रैफिक लीड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल आईडी लेनी पड़ती है। एक बार ये सभी स्टेप फॉलो करने के बाद आप उन्हें लगातार वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए कंप्लीट
ईमेल मार्केटिंग सिस्टम तैयार करना होता है। इस सिस्टम का मकसद इन सभी लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करना, इसमें ईमेल सेंड करना, फ्री ई बुक शेयर करना और लगातार वैल्यू देकर अपने वेबिनार पर इनवाइट करना शामिल होता है। लीड टू कस्टमर कन्वर्सेशन आप केवल ईमेल के माध्यम से नहीं करते हैं, आप अपने एड कैंपेन रन करते हैं और डिस्प्ले एड, फोटो एंड वीडियो एड के माध्यम से बार बार अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने 7 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं तो उनके साथ आपने ट्रांजेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लीड मैनेजमेंट सिस्टम तीसरा इसका कंपोनेंट की हम बात करेंगे कि लीड उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें अपने बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस में रुचि तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट रहता है कि क्या आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, क्या आपके प्रोडक्ट लेने से उन्हें कुछ फायदा होगा। जब आप पेड मार्केटिंग टेक्निक की मदद से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाते हैं और इंटरेस्टेड लोगों की कॉन्टेक्ट डिटेल एंड ईमेल लेकर उनके बदले में कुछ देते हैं तो इस प्रोसेस को लीड जनरेशन कहा जाता है। अगर आपके एड्स पर ज्यादा क्लिक आ रहे हैं या वेबसाइट पर भी विजिटर बहुत पहुंच रहे हैं तो लीड जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे में जितने भी अधिक लीड जनरेट होगी उनकी डिटेल आपकी वेबसाइट पर सेव होती रहेगी, जिससे वेबसाइट पर लोड बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको एक प्रॉपर लीड मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होगा जिसकी मदद से सभी लीड डिटेल एक स्पेसिफिक लोकेशन पर भी सेव की जा सकती है और उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। लीड किसी भी बिजनेस के लिए उस खजाने की तरह होती है जैसे हमेशा संभाल कर रखना होता है। ऐसे में एक पावरफुल लीड मैनेजमेंट सिस्टम आपकी लीड को मैनेज करने में मदद कर सकता है। लीड मैनेज करने के लिए अक्सर बहुत से ऑनलाइन टूल इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से शामिल है कन्वर्टकिट, गेट रिस्पॉन्स, मेलचिम्प और बहुत अधिक। ये सभी टूल आज टॉप मार्केटर द्वारा यूज किए जाते और लीड मैनेजमेंट में काफी इफेक्टिव है। लेकिन क्या सिर्फ लीड को मैनेज करना ही काफी है? क्या सिर्फ उन्हें मैनेज करने भर से वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए साइन अप कर लेंगे? नहीं, केवल मैनेजमेंट के जरिए उन्हें कस्टमर में कन्वर्ट करना मुश्किल है। यहाँ एक और टेक्निक को यूज करना होता है जिसे लीड नर्चरिंग के नाम से जाना जाता है। लीड नर्चरिंग का मतलब होता है अपनी लीड या प्रोस्पेक्ट को लगातार अपने बिजनेस और प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देते रहना, उन्हें हाई वैल्यू प्रोवाइड करते रहना, उनके बिजनेस संबंधी प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना और बताना कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस कैसे उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस एंटायर प्रोसेस को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम देना पड़ता है, जिसके लिए अक्सर ईमेल मार्केटिंग को प्रेफर किया जाता है। ईमेल के जरिए उन्हें नए नए अपडेट, ऑफर, डील इत्यादि के जानकारी आसानी से दे सकते हैं और हर ईमेल में एक स्ट्रांग कॉल टू एक्शन देकर अपने कस्टमर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ईमेल के अलावा लीड नर्चरिंग के लिए अक्सर एसएमएस एंड व्हाट्सएप मैसेज का भी यूज किया जाता है, जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि लीड को आपके बारे में पता रहे, वो आपके मैसेज पढ़ता रहे और जरूरत पड़ने पे आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन भी ले सके। अब चौथा कंपाउंड इसका आता है कि कन्वर्जन मैकेनिज्म एंड रीटारगेटिंग। एक नया कस्टमर बनाना जितना मुश्किल काम है उतना ही मुश्किल है उसे मेंटेन करना और अपने साथ हमेशा जोड़े रखना। आज हर किसी बिजनेस को कोई ना कोई कंपटीटर जरूर होता है, जिससे कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। आपका एक्सिस्टिंग कस्टमर कब दूसरे के पास चला जाए कहाँ नहीं जा सकता। ऐसे में एक्सिस्टिंग कस्टमर को फुल सपोर्ट एंड वैल्यू देने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उनके साथ साथ समय पर इंटरेक्ट करना, उनके डाउट सॉल्व करना, परेशानियां सुनना और सही समाधान देना उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग टेक्निक का अंजाम दिया जाता है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च होता है उसे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर तक पहुंचाना जरूरी होता है, जिसके लिए रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग इस्तेमाल किया जाता है। इन स्ट्रेटेजी में फिर से कस्टमर का सोशल मीडिया के जरिए एंगेज करना, उसे अपने न्यू प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताना, वेबसाइट पर लेकर जाना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एड दिखाना शामिल होता है। इन सभी रणनीतियों की मदद से कस्टमर को बार बार टारगेट किया जाता है, वैल्यू प्रोवाइड की जाती है और उन्हें नई नई जानकारी शेयर की जाती है ताकि वो कहीं दूसरी जगह जाने के बजाय आपके साथ ही जुड़े रहें। जैसे जैसे न्यू प्रोडक्ट की छवि कस्टमर के सामने आती रहती है उसके दिमाग में एक प्रिस्क्रिप्शन बनने लगता है और अगर उसे वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल लगता है वो आपके साथ दोबारा ट्रांजैक्शन कर ले। इस तरह सिर्फ एक बार कस्टमर बनाकर छोड़ देने की बजाय आप उसे
बार बार टारगेट करते हैं और अपने न्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं। एक कस्टमर आपके साथ कितने रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकता है या उससे कस्टमर से आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये प्लान करना जरूरी है। इसे ही कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या CLV कहा जाता है। इसे एक उदाहरण के जरिए अपन समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1000 कस्टमर हैं और आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब मान लेते हैं कि 300 कस्टमर आपके साथ हर वर्ष 500 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं और 400 कस्टमर आपके साथ 300 रुपए की और 300 कस्टमर आपके साथ हर वर्ष 150 रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं। तो 300 इंटू 500 प्लस 400 इंटू 300 प्लस 300 इंटू 150 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। कैलकुलेशन आता है 315। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV 315 रुपए, मतलब एक साल में 315 रुपए एक कस्टमर से। इसका अर्थ है कि हर वर्ष आपका कस्टमर औसतन 315 रुपए का ट्रांजैक्शन करेगा। लेकिन अगर कस्टमर आपके साथ औसतन 3 वर्षों तक भी जुड़ा रहता है तो वे आपके साथ 315 × 3 यानी 945 रुपए का ट्रांजैक्शन करेगा। CLV पता होने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कास्ट पर लीड, CPL एंड कास्ट पर कस्टमर एक्विजिशन कितना होना चाहिए। CPL इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर व्हाइल क्रिएटिंग डिजिटल इकोसिस्टम। एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन पॉइंट को याद रखना जिन्हें अक्सर नए लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ज्यादातर लोग इसके विभिन्न कंपोनेंट को अपने अपने बिजनेस के हिसाब से यूज करने का प्रयत्न करते हैं और सभी स्ट्रेटजीज की बजाय केवल कुछ ही स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। लेकिन डिजिटल इकोसिस्टम गाड़ी के उन 4 पहियों की तरह है जहाँ एक भी पहिया नया होने से गाड़ी आगे नहीं खिसक पाती। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि ये सिस्टम हमेशा फुल में ही ऑपरेट किया जाए। अगर आप इसका एक भी पार्ट या कंपोनेंट मिस करते हैं तो आपको बिजनेस ग्रो करने में तकलीफ आ सकती है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने में काफी समय लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैफिक जनरेटर के लिए एड रन कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट पर ब्लॉग भी पब्लिश करने होंगे, यूट्यूब पर रेलेवेंट वीडियो भी पोस्ट करनी होगी और सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्टिंग भी करनी होगी। डिजिटल इकोसिस्टम के कंपोनेंट को बेहतर तरीके से उपयोग में लाने के लिए कंसिस्टेंटली मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर किसी बिजनेस ऑनर को अपनी कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फ्री पेड एंड ट्रैफिक जनरेशन स्ट्रेटजी का निरंतरता रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दिन कंटेंट पर काम किया और फिर छुट्टी पर चले गए। इससे आपके लीड एंड कस्टमर की सीरियसनेस खत्म हो जाती, वो आपके पास आने की बजाय किसी अन्य बिजनेस की ओर जुड़ जाते हैं। इकोसिस्टम क्रिएट करते वक्त बहुत से प्लेटफॉर्म, कंपोनेंट एंड स्टेजेस को यूज करना होता है, लेकिन सिर्फ यूज करना ही काफी नहीं है, उनका बैक एंड पर डाटा एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। डाटा एनालिसिस करने से आपके द्वारा इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी का जो पूरी पिक्चर सामने बन जाती है। इसके आधार पर आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी में चेंज या ट्विक करके उसे प्रॉब्लम को फोकस्ड कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग के दौरान कंटेंट रीपोस्टिंग को लोग अक्सर भूल जाते हैं और हर बार नए सिरे से कंटेंट तैयार करते हैं। कंटेंट रीपोस्टिंग में आप एक ही कंटेंट को अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक ब्लॉग पोस्ट को यूट्यूब वीडियो में कन्वर्ट करना, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर अलग अलग पोस्ट बनाकर डालना, ब्लॉग पोस्ट में अलग अलग सेक्शन उठाकर रील या शॉर्ट बनाकर डालना और बहुत कुछ। ये सभी तरीके में हैं टाइम एंड एफर्ट सेव करने में आपको मदद करते हैं, जिससे आप अपना फोकस अन्य कार्य पर भी कर सकते हैं। कस्टमर बनने के बाद उनके साथ दोबारा इंटरेक्ट न करना, उन्हें कम प्रेफरेंस देना, हमेशा नए कस्टमर्स जोड़ने में लगे रहना, उन्हें रिव्यू एंड रेटिंग न लेने जैसे कई इंसिडेंट हैं जो अक्सर कई बिजनेस को देखे जाते हैं। ऐसा करने से आपके एक्सिस्टिंग कस्टमर पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, वो आगे भी किसी को आपका नाम रिकमेंड नहीं करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से आज भी कई बिजनेसेस अपने साथ नए कस्टमर जोड़ रहे हैं, लेकिन आपके इस बर्ताव की वजह से आपके बिजनेस की वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नहीं हो पाती, जिससे अल्टीमेटली आपको ही नुकसान होता है। तो ये मैंने आपको एक डिजिटल इकोसिस्टम को एक्सप्लेन किया कुछ कंपोनेंट के माध्यम से। आप एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन आना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डिजिटल शिक्षा हिंदी पर एक लिंक दी गई है, उसमें आप अपनी डिटेल सबमिट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा आसान हिंदी भाषा में कि एक डिजिटल इकोसिस्टम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे आया जाता है। साथ ही आप मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।